आज हम बेहद गंभीर चर्चा करते हैं। हमारे देश में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, समाजद्रोह, गद्दारी, टोपेबाजी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, धनखोरी, घोटाले, ये सब चरम पर हैं। अब इन्हें हम क्या माने? क्या यह भारतीय राजनीति की संस्कृति है? क्या संस्कार है? क्या माना जाए? इसके बारे में हम आपसे राय चाहेंगे। आप ही बताएं कि इन्हें क्या माने। ठीक है, जो भी है, हम तो जनता के रुख का और उनके संदेश का इंतजार करेंगे कि आखिरकार इनको क्या माना जाए। अब तो यह हालत है कि हमारे देश की संस्कृति ही है ना, उसी व्रत में घूम रही है, उसी व्रत में बंद हो चुकी है। तो अब भारत का स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, क्या उसके उपाय होंगे, वो कैसे समाप्त होगा, इस पर भी गंभीर चिंतन करना जरूरी है। तो अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ आखिरकार देशद्रोह, समाजद्रोह, राष्ट्रद्रोह से। यह होता क्या है राष्ट्रद्रोह, समाजद्रोह? ये कौन सा आतंकवाद है? ये भी एक शातिर आतंकवाद है, बहुत बड़ा। मैं आतंकवाद की एक परिभाषा बता दूं कि जो भी देश की, राष्ट्र की, समाज की सुव्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को विकृत करे, प्रदूषित करे, उसके खिलाफ पहल करे, वो आतंकवाद होता। और जो ये कुकृत्य करता है ना, वो आतंकवादी होता। यह आतंकवाद की सीधी सच्ची परिभाषा है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो इस संदर्भ में हमें एक बड़ा गंभीरता से सोचना पड़ता। हम देश के वर्तमान हालातों पर चिंतन करते हैं, उनके बारे में सच जानते हैं और उसके आधार पर ही निर्णय करें। आइए, हमारे देश में 5 पालिकाएं हैं। विधायिका के, कार्यपालिका के, न्यायपालिका के, समाजपालिका के और धर्मपालिका। ये 5 ही हमारे देश में सक्रिय हैं। और इसके अलावा जो छोटे मोटे ये चिंटुओं की कार्यपालिका है ना, ये अपने आप में अलग है। ये तो बंधुआ मजदूर है, गुलाम है, इनका कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। ये तो सिर्फ अपने क्षणिक प्रतिष्ठा के लिए बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं। आइए अब हम विधायकी की बात करते हैं। हमारी संसद है ना, ये विधायकी, ये कानून बनाती है और कानून बनाना उसका दायित्व है। ये बात बिल्कुल सही है। परंतु अब हमारे संसद की हालत तो देखिए, जहाँ पर 235 अपराधी लोग हैं, अपराधी सांसद हैं, और हमारे यहाँ की जो विधानसभा है ना, उसमें 4000 से अधिक अपराधी चेहरे हैं, और ये सब कानून बनाते हैं। तो क्या ये कानून मान्य होंगे? क्या ये कानून स्वीकार होंगे? इस बारे में भी जनता गंभीरता से चिंतन करे। ठीक है, ये अभी जो संसद का स्वरूप हम देख रहे हैं ना, ये तो इतना विकृत है, इतना विकृत है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी जो लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी और राज्यसभा अध्यक्ष धनखड़ जी, इनका भी जो व्यवहार हमने देखा है ना, तो हम तो अभी कहते हैं कि ये संसद है ना, किसी काम की नहीं है, इस संसद को भंग कर देना चाहिए। ठीक है, आपने कानून बनाया, मगर अपने जो भी कानून बनाए, आप कानून संविधान के मूल भावनाओं के अनुरूप ही बना सकते हैं। मूल जो अनुच्छेद है ना, उसकी भावनाओं के खिलाफ, उसकी आत्मा के खिलाफ यदि आपने कानून बनाया ना, तो कानून मान्य नहीं होगा। जो बकबोल कानून है ना, एक ऐसा ही कानून है जिसको हम संवैधानिक मान्यता नहीं दे सकते। को बिल्कुल उसकी संवैधानिक मान्यता नहीं है, क्योंकि उसमें झूठ, फरेब, मक्कारी और न जाने क्या क्या शरीक। और जब ये मामला न्यायपालिका में गया ना, तो ये जो हमारी सरकार है, नाजी अहमदाबादी गुजराती गैंग की सरकार के, वो घुटनों पे आ गई और उसने कहा कि अरे जो इसमें विरोधाभासी प्रावधान है ना, हम उसको हटाने के लिए तैयार है। भैया, तो आप सबसे पहले ये बताओ,
जेपीसी से लेकर आपने संसद तक में वैसे प्रावधान क्यों पारित किए, क्यों आपने बनाए? क्या आपको कानून बनाने का ज्ञान नहीं है? क्या आपको संज्ञान नहीं है कानून किस तरह से बनाए जाते हैं? क्या आपको संविधान का संज्ञान नहीं है? सब कुछ संज्ञान है, किंतु जिनकी नीति में, नियत में, नयन में, व्यवहार में, विचारों में और आत्मा तक में खोट हो, वही तो वैसे गलत कानून बनाते हैं, संविधान के विपरीत कानून बनाते। ठीक है, ये चलिए, ये तो हमारी विधायिका की स्थिति है। अब विधायिका में भी हमारा कोई विश्वास नहीं है, जनता का कोई विश्वास नहीं। अब दूसरी जो है इकाई, वो है कार्यपालिका। ये जो मंत्री बैठे हैं ना, ये मंत्री हैं, इनके जो अफसर हैं, ये आते हैं कार्यपालिका में। अरे कार्यपालिका की स्थिति तो देखिए कि आखिरकार स्थिति क्या है। हर अफसर भ्रष्टाचार में लिपटा है, घोटाले में लिप्त रहता है। और अब तो जो रिटायर्ड जो अफसर है ना, कुछ अफसर है, उनको भी मंत्री बनाया। क्यों बनाया, किस लिए बनाया, ये भी एक बड़ा रहस्य की बात है, रोचक बात है। तो और हमारे यहाँ के जितने जो मुख्यमंत्री बने में और जो राज्यपाल बने हैं ना, उनका भी जरा चरित्र बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। आखिरकार ये होगा क्या इस देश का? आप किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर थोपना चाहते हो, लादना चाहते हो? चलिए, ये भी एक बात है। हम जो अफसर है ना, उन पर भी बड़ी बात करेंगे। और जो ये विधायक जो कार्यपालिका के जो चीफ है ना, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इनका जरा व्यवहार देख लीजिए। ये अपना नाजीबात थोपना चाहते हैं, जनता की बात सुनना नहीं चाहते। इन्होंने समाज में फूट डाली, राजनीतिक दलों में फूट डाली और देश की विरासतें बेची और न जाने क्या क्या क्यों, चाहे जितने मन माने कानून बना रहे। ये जो ऐसा करना भी है ना, कौन सी श्रेणी में आता है? ये तो नाजीवादी आतंकवाद है। ये है ना राष्ट्र समाज के प्रति और सनातन धर्म के प्रति देशद्रोह है। ये हम अब कहते हुए हमें झिझक नहीं हो रही। तो अब यहाँ पर यह भी सवाल हो गया। अब हमारी जो तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका को तो स्वस्थ न्याय देना है, अति शीघ्र न्याय देना है, सत्याधारित निर्णय देना है। और वो अभी जो CJI चंद्रचूड़ है ना, उन्होंने इस भावना को मूर्त रूप दिया, तो नाजी गैंग में जो गुजराती गैंग है उसमें हड़कंप मचा। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाना चालू कर दिए, न्यायाधीशों पर आरोप लगवाना चालू कर दिए। और वो खुद नहीं बोले, अपने माध्यम बनाए। ये धनगर जो है ना, ये भी नाजी गुजराती गैंग के माध्यम है। ये निशिकांत दुबे है, ये भी गुजराती गैंग के एजेंट है, दलदल है और उसके बंधुआ मजदूर। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया। आपने लगाया, बहुत अच्छी बात की। हम तो कहते हैं जो सच है, सच के तो कहना ही चाहिए, किंतु तुम तो झूठ बोल रहे हो। अब आप ये बताइए कि ये धर्म युद्ध क्या होता? जो निशिकांत दुबे ने बोला ना कि CJI धर्म युद्ध के खिलाफ खड़े हुए हैं। अरे धर्म युद्ध क्या होता है पता है आपको? अरे धर्म युद्ध क्या है और धर्म क्या है? धर्म तो प्राणी मात्र में विद्यमान है, उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं कर सकता। आप तो पंथवादी राजनीति कर रहे हैं ना, ये घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, उसको आप धर्म युद्ध बता रहे, ये बिल्कुल गलत है। और जो एक बात और कही गई कि जब न्यायपालिका विधायिका के कानून में हस्तक्षेप करने लगी, कानून का जो है उनको रद्द करने लगेगी, तो हमें संसद में ताले लगा देने से, लगा दो भैया ताले संसद में, कोई जरूरी नहीं है हमारे ऐसे ये अपराधियों जो चरित्रहीन सांसदों की। क्या जरूरत है इनकी? संसद में ताले लग जाए कोई बात नहीं, क्या होगा इसमें? और जो इस प्रकार के बात, और ये धनगर जी है ना, इनका जरा रिकॉर्ड तो देखिए, उपराष्ट्रपति पद पर हैं। उनको तो बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहिए कि हम है ना इस देश के लिए जिंदा हैं, देश के लिए पद पर बैठे, परंतु ऐसा नहीं। उनका चरित्र तो नाजी गैंग और गुजराती गैंग के प्रति प्रतिबद्धता वाला है। बंगाल में हमने इनका देखा है नाटक कि किस प्रकार ममता बनर्जी के खिलाफ
धनखड़ जी ने कितने प्रकार के नाटक किए, ये भी एक बात है। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी सुझाव देने लगे कि ये होगा, इस तरह होगा, न्याय देना चाहिए, करना। अरे कुछ भी नहीं है धनखड़ जी, आपको कुछ समझ ही नहीं है शायद, ऐसा लगता है न्याय न्याय होता है। और हमसे यहाँ पर एक बात फिर मैं कह रहा हूँ कि जो जितने भी विधायिका है, कार्यपालिका है और हमारी विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, सब पर न्यायिक निगरानी होना जरूरी है। यदि न्यायिक निगरानी नहीं है ना, तो ये अपने मनमानी करेंगे, ये अपना उन्मादवाद थोप देंगे, ये अपना नाजीवाद थोप देंगे। इसलिए हर क्षेत्र में न्यायिक निगरानी जरूरी है। किंतु ये उसके विरोध में ये चिल्ला रहा है, जो कर रहा है नाटकबाजी। अरे कितने राज्यपाल क्या क्या नाटक कर रहे हैं, आपने देखा, हमारे सामने आ गए। ये जो राज्यपाल है ना, जो भाजपाई नेता है जिनको राज्यपाल बना दिया जाता है, वे ही भाजपा की राजनीति करते हैं, वो नाटक करते हैं। ये सब चलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो राज्यपाल है वो जिस पद पर बैठा है उसको तो निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए, किंतु वैसा कर नहीं रहे। अब ये जो ऐसा नहीं करना, ये भी देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, समाजद्रोह है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे समाज पालिका की। अरे समाज पालिका तो इस देश में खत्म ही हो गई, कुछ बचे ही नहीं। मैंने जब मैं कल 2-3 एपिसोड देखे, उसमें वो विकास दुबे ने जिनको खरीद लिया होगा और वो विकास दुबे की तारीफ कर रहे। अरे आप जरा सोचिए तारीफ करने के पहले कि यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनता है तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा, उस पर न्यायिक निर्णय देगा और जब भी वो कानून मान्य होगा, अन्यथा कोई कानून मान्य नहीं होगा। अरे जो ये समाज पालिका के जो टुकड़े हैं ना, जो बिके हुए हैं, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, इन सब का जरा चरित्र सामने आता जा रहा है। ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये भी सब सामने आ चुका है। अब इनको कौन समझाए। मैं तो जहाँ तक मेरा अपना सोच है कि हमारे देश की समाज पालिका है ना, अपनी आत्मा तक खा चुका और अपनी आत्मा को हाथ से निकाल कर अपनी हथेली पकड़ बड़े स्वाद से खा रहे। और सबसे बड़ी दुख भरी बात तो ये है कि जो ये मोदी और गोदी मीडिया के जो लोग हैं ना, ये नाजी गैंग और गुजराती गैंग के जूतों की पालिश अपनी जुबान से कर रहे हैं। ये शर्मदायक बात है, शर्म आना चाहिए। ऐसे जो मोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया है ना, इनको देश में जीने का अधिकार नहीं है, वे अपने आप को दूर कर लें, हट जाएं और कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी समाज पालिका बिकाऊ हो गई। समाज पालिका जो अस्तित्व है उसका गौरव वो समाप्त कर दिया, और ऐसा करना भी देशद्रोह। यानी अब ये चारों स्तंभ देश में, और एक यहाँ पर हमारे यहाँ धर्म पालिका, इतनी बड़ी धर्म पालिका है कि हद से ज़्यादा। उनके अपने अखाड़े हैं, उनके अपने मठ हैं, उनके अपने आराधना स्थल हैं और उनके अपना एक स्वरूप ही अलग है। और ये जो धर्म पालिका है ना, इसको तो जीवन के सर्व कल्याण के लिए, जीवन के कल्याण के लिए बातें करना चाहिए, किंतु वो ऐसा नहीं करना। उनको तो सिर्फ धन चाहिए, जमीन चाहिए, वैभव चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, और ये इन चीज़ों के लिए वे सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। अब तो इन अखाड़ों में है ना, पदों की भी बिक्री हो रही। ये देख लीजिए, सिंहट में है, कुंभ मेले में ऐसा होता ही आया। हमें कोई गलत बात नहीं कह रहा, हमारे पास में भी साक्ष्य कि 2004 के सिंहट में, 2012 के सिंहट में, 2016 के सिंहट में क्या क्या नाटक हुए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। अरे ये साधु संत है ना जो धर्म पालिका बने हुए, ये कोई तपस्वी तो है नहीं, और सच्चे तपस्वी आते नहीं है, वे चुपचाप अपनी आराधना में व्यस्त रहते। और हमारे यहाँ पर तो भीड़ लगी हुई है, वो कोई परमहंस है, कोई योगी है, कोई महायोगी है, और कोई महामंडलेश्वर है, कोई आचार्य है, जाने कितने लोग हैं, मगर इनके चेहरे पर कहीं तप तो नजर आता ही नहीं है। हाँ, ये जो ये चिकने सफार दिखते हैं ना, क्लीन शेव, और उनके चेहरे पे चमक आती है, वो तपस्या की चमक नहीं है, वो तो गोल्डन पॉलिश की चमक है।
गोल्डन पॉलिश करवा के अपने आप को तपस्वी जताते हैं। ये तपस्या का तेज जताते हैं। ये मैं कोई परिकल्पना नहीं है, हकीकत है। मैं खुद ने देखा है। और जो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, जो ये गोल्डन पॉलिश करवा के जो संत अपने को तपस्वी करवाते हैं ना, और जो उनके पॉलिश करता था, उसने मुझे साक्षात्कार में बताया कि जो 4,500 की गोल्ड पॉलिश की डिब्बी आती है, उस डिब्बी से पूरा अपने शरीर को तपस्वी कर। तो मैंने उससे पूछा कि भैया तुम्हें मेहनताना कितना मिलता? तो कोई एक बार का मैं 2200 रुपये लेता हूँ। वाह भाई, कितने अच्छे तपस्वी हैं हमारे। और ये जो तपस्वी हैं ना, ये जो देते हैं अखाड़ेबाज हैं, उनको सबको धन चाहिए, माल चाहिए, पैसा चाहिए, और दिन जाने क्या क्या चाहिए। आप जरा देखेंगे तो बड़े आश्चर्य की बात होगी। आप देखें ना, कितने कितने जो ये धर्म पालिका के चिंटू हैं ना, जेल में है, कहीं के बदनाम हो रहे हैं, कहीं हत्या हो रही है, किसी को पीटा जा रहा है, और अनेक प्रकार के नाटक। ये सब बड़ी विचित्र स्थिति है। और ऐसा करना भी देशद्रोह है, समाजद्रोह है, सनातन धर्म के खिलाफ द्रोह है। और हमारे यहाँ के जो मंदिरों की स्थिति तो देखिए, आराधना स्थलों की, कि क्या क्या हो रहा है, कितने घोटाले हो रहे हैं। अरे मैंने कभी एक प्रकार उजागर किया था कि उज्जैन में रामलाल की एक मंदिर है, उसके पास में 22.2 हेक्टेयर जमीन थी, जी मतलब 115 बीघा, उसको बेच दी। अरे क्यों बेच दी भैया, कैसे बेच दी? आपको कौन सा अधिकार है? और जो ये हमारी सरकार है ना, वो भी मौन रही। कलेक्टर ने जांच में लिया मामला, और तो बेचारे जो उन्होंने नामांतरण पे रोक लगा दी, तो उनका स्थानांतर हो गया। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सारे कान छिपेंगे थोड़ी। और इन साधु संतों के जरा रिकॉर्ड तो देखिए कि इनके यहाँ क्या होता, कितने अखाड़े बदनाम हुए, कितने साधु संतों के जो स्थल है ना, वो बदनाम हुए, अनेक प्रकार के नाटक हुए। और ये सब नाटक है ना, अच्छे नहीं है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, और सनातन धर्म के मूल्यों के खिलाफ है। ये उसकी क्रूर हत्या कर। अब आइए हम बात करते हैं हमारे न्यायपालिका की सुप्रीम अथॉरिटी, न्यायाधिपति जिसको हम कहते हैं। उनके पास में और भी अधिकार है, संविधान प्रमुख भी है, सेनाधिपति भी है, राष्ट्र प्रमुख भी है। उनके पास में कितने अधिकार हैं। और अब तो वे भी धतराट बनी हुई है नाजी गैंग के मुंह में। नाजी गैंग ने उन्हें अपनी कठपुतली बना रखा है। और वो कहते हैं कि नाजी गैंग का तो स्पष्ट कहना है कि मुर्मू को हमने बनाया, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, हमारी कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा। अभी कुछ कहीं कहीं को उनके मुंह से थोड़ी बात निकलती है बगावत की, क्रांति की, किंतु वो कोई प्रभावी नहीं होती और वो आवाज़ दब जाती है। तो न्यायाधिपति, हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, हम आपसे खुली बात करना चाहते हैं। ये न्यायालय है ना, न्याय मंदिर है, इस पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाना गलत बात है। हाँ, यदि जो कुछ न्यायाधीश हैं, हो सकता है कि किसी ने बेईमानी की हो, उसके खिलाफ आप आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और हम तो एक बात ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट पर जो ये चिंटू है ना, निशिकांत दुबे और धनखड़ ने, इन्होंने जो आरोप लगाया ना, जो हमला किया है ना, वो हमला न्यायपालिका पर तो है ही, हमारी न्यायिक व्यवस्था पर तो है ही, किंतु जो न्यायाधिपति है उस पर भी ये हमला है। और ऐसा करना देशद्रोह ही है, समाजद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। तो हमारे जो न्यायाधिपति को अब एक बहुत कठोर कदम उठाना पड़ेगा। उनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो ये देश में हो रहा है ना, ये देशद्रोही हरकतें हो रही है। अब इसका उपचार क्या करेंगे? आइए हम इसका उपचार भी बताते हैं। सर्वप्रथम देश में आपातकाल घोषित कर दीजिए, आपातकाल लगा दीजिए। और दूसरे में जो गुजराती गैंग की नाजी सरकार है ना, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए। और जो राष्ट्र संचालन के लिए केयर टेकर पीएम की जरूरत होती है, सेना अध्यक्ष और सीजेआई को केयर टेकर पीएम घोषित कर दीजिए, किसी राजनेता को नहीं, उन्हें घोषित कर दीजिए और राष्ट्र के संचालन का दायित्व दे दीजिए।
और ये हमारे यहाँ के जो जितने भी कानून बनाए हुए हैं ना, इन कानूनों पर की भी पूरी फिर से समीक्षा कीजिए। अब वक्फ बोर्ड जो वक्फ कानून बनाया ना, इसको आप वापस मंगवा लीजिए, वापस बुला लीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए और स्पष्ट कहिए कि मैं संसद में भेज रहा हूँ, जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है कि इसमें अनेक गलत प्रावधान है, उन प्रावधानों को सुधारे, इस कानून को संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप बनाइए, संसद में प्रस्तुत कीजिए और जो जब संसद में प्रस्तुत होने के बाद पूर्ण रूप में संविधान के अनुरूप ये वक्फ कानून बने, उसको मेरे पास में भेजिए। मैं गहन अध्ययन करके उस पर हस्ताक्षर करूँगी। इतनी बड़ी क्रांति की जरूरत है मुर्मू जी, आपको तो क्रांतिवीर बन जाना चाहिए, दुर्गावती बन जाना चाहिए। देश की जनता इन गद्दारों को, देशद्रोहियों का खात्मा चाहती है, अंतिम संस्कार चाहती है। आप दुर्गा स्वरूप बन जाइए, काली का स्वरूप बन जाइए और जो देशद्रोही गैंग है ना, उसका पूरा सफाया कीजिए। पर आप नहीं करेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि आप भी तो बेबस है ना। आपके जो नीचे के सहयोगी है ना, वो भी तो इन्हीं के दल है। आप कर क्या सकेंगे? खैर, जो भी है, करना तो पड़ेगा, आपको क्रांतिकारी रूप अपनाना पड़ेगा। और यदि आपने क्रांतिकारी रूप नहीं अपनाया तो हमसे आपसे एक निवेदन है कि आप स्वेच्छा से अपना पद त्याग दीजिए, बिल्कुल त्याग दीजिए पद के। मैं अब इस पद पर काम नहीं कर सकती, मैं अपनी आत्मिक आवाज़ के खिलाफ कार्य नहीं कर सकती। मुझे देश की जनता से प्रेम है, मुझे राष्ट्र, विधान, संविधान, न्यायिक व्यवस्था से प्रेम है, सनातन धर्म से प्रेम है। मुझे ये जो नाजी गुजराती गैंग की देशद्रोही हरकतें हैं ना, वो पसंद नहीं है। इतना बड़ा साहस भरा कदम तो उठाना पड़ेगा और आप नहीं उठाती हैं, ये आपकी इच्छा है। हम तो सिर्फ जनता जो सोच रही है, जनता की जो बात सुन रहे वो आपके सामने करें, प्रस्तुत करें। अब आपका जाने, निर्णय आपको करना है, अधिकार आपका है, सब कुछ अपना। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि आप में जितना ज्ञान है ना, उसको सकारात्मक स्वरूप में लिया और सकारात्मक ढंग से सोचे, सकारात्मक ढंग से निर्णय कर लीजिए। ये आपको जरूर में करना है। अब एक आखिरी कड़ी आती है, तो हमारे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, मैं मोहन भागवत जी से भी एक विशेष अनुरोध करता हूँ। मोहन भागवत जी, आपने विवेकानंद को पढ़ा, अध्ययन किया के, गहन चिंतन किया के और उसके अनुरूप अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना चाहते, परंतु वास्तव में अनेक प्रकार के अवरोध खड़े हो गए ना। ये जो अवरोध, ये उस मार्ग पर बाधा बने हुए हैं। तो हमारा एक आपसे ये निवेदन है कि जो नाजी गुजराती गैंग के काले कारनामे हैं ना, उनके जो धूर्तता है ना, मक्कारी है ना, उसको समाप्त कर दीजिए। और हम तो आपको फिर आपसे कह रहे हैं कि आप पीएम पद के रूप में नितिन गडकरी को घोषित कर दीजिए कि ये होंगे आप पीएम। यदि ये पीएम होता है ना, तो ये गुजराती गैंग की सरकार अपने आप में अल्पत हो जाएगी, क्योंकि 40 सांसद तो गडकरी के पक्ष में और समूचा विपक्ष उनके साथ है। ये गुजराती गैंग है ना, ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये आपको करना चाहिए। और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में आप गुजराती गैंग के आगे समर्पित हो रहे, स्पष्ट कह दीजिए, कुछ नहीं जो हमने कहा है कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो होंगे, सबको मान्य करना पड़ेगा। भाजपा कार्यकर्ता संजय जोशी को स्वीकार करने को तैयार हैं, किंतु ये गुजराती नाजी गैंग है ना, ये उनका विरोध करे। और विरोध करने का कारण भी क्या है? क्योंकि जो गुजराती गैंग के सारे काले कारनामों का संज्ञान संजय जोशी को है, वे मुक्त भोगी हैं। उन्होंने कितनी प्रताड़ना सही है इस नाजी गैंग की, उन्होंने सारा अब वो सारे के सारे उजागर हो जाएंगे यदि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और गडकरी जी ने तो साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया इस नाजी और गुजराती गैंग को कि मुझसे पंगा मत लेना। यदि मुझसे पंगा लिया ना तो सारे राज खोल दूंगा, कहीं मुंह दिखाने नहीं रहोगे और तिहाड़ में नजर आओगे। इस प्रकार की दबंगता भी है और इसी के कारण गडकरी जी को पूरा समूचा विपक्ष भी उनके पक्ष में है। और गडकरी जी की एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि मैं ये किसी प्रकार की एक पक्षी नहीं,
मैं देश में लोकप्रिय सरकार की स्थापना करूँगा और यह का यह पैटर्न प्रदेशों में भी लागू होगा। कितनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात और कौन कर सकता है। और परंतु ये देशद्रोही गैंग है ना, ये गडकरी जी को भी कब्र में लिटाना चाहती है, उनका अंतिम संस्कार करना चाहती है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। इस देशद्रोही सनातन धर्मी नाजी गैंग का अंतिम संस्कार होगा, वो कब्र में दफन नजर आएगी। आइए, तो मोहन भागवत जी आपको इस प्रकार का कठोर निर्णय करना, और अब उम्र के हिसाब में भी शायद आपको आराम की जरूरत, तो आप ये पद छोड़ के अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। मगर उत्तराधिकारी घोषित करने के पूर्व नितिन गडकरी को पीएम का और संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दीजिए। देखिए, राजनीति बदल जाएगी, पूरे देश की व्यवस्थाएं बदल जाएगी, हम जानते हैं। परंतु आप न जाने क्यों बेबस हैं, मजबूर हैं, आपको क्रांतिकारी कदम नहीं उठाना। क्या क्रांतिकारी कदम उठा लीजिए। अरे विवेकानंद आपके साथ तो विवेकानंद है, आप डरते क्यों हैं इन गुजराती और नाजी और गैंग से, ये देशद्रोही गैंग से। इसमें क्या है, इसमें कोई दम नहीं है, हम जानते हैं। आपने जहाँ जरा सा आक्रामक रूप अपनाया कि आपके चरणों में न झुक जाएंगे, आपके चरण वंदना करने लगेंगे। मोहन भागवत जी, ये कड़वी बात है। हम तो देखिए तो विवेकानंदवादी हैं, आप विद्वान हैं, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आपका कद ऊंचा है, और हम तो आपके कदमों के है ना, धूल है ना, उसका एक अनुकरण भी नहीं है। परंतु आज हम मजबूर हुए हैं इस बात को कहने के लिए। आपने संघ का जरा स्वरूप देख लीजिए, संघ में कितने धनखोर चिंटू हैं जो नाजी गैंग में घुसे हुए हैं, नाजी गैंग ने उनको खरीद रखा। हमारे पास में प्रमाण है। और जो ये यहाँ पर जो पर्चीबाज जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ना, जरा उनका भी संज्ञान ले लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, कौन किसको कितना क्या कर रहा है, कैसे सहायता दे रहा है, किस प्रकार के नाटक नौटंकी कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र घटना हो रही है इस देश में। हमारा सनातन धर्म संकट में है, हमारी सारी व्यवस्थाएं संकट में है, सारे स्तंभ संकट में है, मानव जीवन संकट में है, जीवन जीने की कला और विधा तक संकट में है। ये इन नौकरशाहों ने इस देश का बंटाढार कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और यही उनका देशद्रोह है। मैं यहाँ पर फिर आपसे निवेदन करता हूँ भागवत जी कि जरा कठोर कदम उठा लीजिए। ये संघ को है ना, इन्होंने इन धनखोर चिंटुओं ने बहुत बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया है कि हद से ज़्यादा। जो संघ और आपसे एक विनम्र निवेदन, और ये विनम्र निवेदन है कि ये हिंदू मुस्लिम ये सारी बातें छोड़ दीजिए। आप हिंदुत्व क्या है ये भी जान लीजिए। सच्चा हिंदू तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बता दीजिए। 100 यदि सच्चे हिंदू हों तो भी कहीं पे नहीं है। और मैं हिंदू के सच्चा हिंदू कौन होगा, मैं आपको क्या समझाऊं। आप तो जानते हैं, जो अहिंसक हो, सत्यवादी हो, निष्पक्ष हो, सर्व कल्याण में विश्वास रखता हो, टोपेबाजी न करता हो, धोखाधड़ी न करता हो, झूठ न बोलता हो, सर्व कल्याण में विश्वास रखता हो, सच्चे उपवास के साथ ईश्वर की भक्ति करता हो, वो होता है सच्चा हिंदू। आपके यहाँ पर जो भीड़ लगी है ना, ये हिंदू थोड़ी। और हमारे ये सिद्धांत तो सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की मूल भावना भी यही है। तो आप सनातन धर्म को अपनाइए, ये कोकनी गैंग के धर्म को आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, और स्पष्ट कर दीजिए कि भारत, हमारा हिंदुस्तान सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुरोध है आपसे। आप सोचिए, अब आपको क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, ये आपका अधिकार है, आपका विवेकाधिकार है। हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। और जो मेरी बातें निश्चय ही बहुत कड़वी कड़वी तो लगी होगी, किंतु इस कड़वाहट के लिए हम, जिसको भी बुरी लगी हो, कड़वाहट लगी हो, वो मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।